एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम यूपीपीएससी आर टेस्ट सीरीज नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। 16 हो गया है, सॉरी 17 नंबर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिक्स क्वेश्चंस है आज। यह युद्ध डचों और एक प्रसिद्ध दक्षिणी राजवंश के बीच हुआ था, जिसमें डच बुरी तरह से पराजित हुए थे। यह भारत के इतिहास में पहली बार था कि एक भारतीय स्थानीय सेना ने एक यूरोपीय सेना को परास्त कर दिया था। तो इस उपयुक्त वर्णन किस युद्ध के संदर्भ में सत्य है? तो ऑप्शन में दिया गया है श्वाली का युद्ध, बेदारा का युद्ध, कोलाचेल का युद्ध और डी ऑप्शन में है राक्षसी तगड़ी का युद्ध। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोलाचेला का युद्ध। कोलाचेला का युद्ध, बैटल ऑफ कोलाचेला, ये जो है 10 अगस्त यानी 10 अगस्त 1741 में हुआ था। यह युद्ध 10 अगस्त 1741 को वर्तमान कन्याकुमारी के तट पर त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा, जो मतलब 1729 1758 तक थे, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। यानी कि राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी नोबेल पुरस्कार विजेता रोमन रोलैंड से कहा था कि यदि आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए? तो ऑप्शन में दिया गया है स्वामी सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन में है महात्मा गांधी, सी में है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन में है राजगोपालचारी। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रोमन रोलैंड ने कहा था कि यदि आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। ये किससे कहा था? तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने फ्रांसीसी नोबेल पुरस्कार विजेता रोमन रोलैंड से कहा था कि यदि आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा था स्वामी विवेकानंद को? ऑप्शन में रहेगा सुभाष चंद्र बोस, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और वहीं जो है विवेकानंद को कहा था चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। विवेकानंद सेव्ड हिंदूज में सेव्ड इंडिया, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने कहा था विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और मृत्यु जो है 1902 में हुआ था। इन्हीं मतलब 12 जनवरी को ही यूथ डे बनाया जाता है। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में न्यू हिंदुज़्म के ये समर्थक थे। 11 सितंबर 1893 2018 में 125 पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। इसी भाषण में उन्होंने पहली बार पश्चिम विश्व के सामने भारतीय संस्कृति के महत्व को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 1909 में इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत विधिवत औपचारिक रूप से किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता के बेलूर अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर इसका मुख्यालय था। उद्देश्य क्या था? तो अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है, ये उनका उद्देश्य था। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं, उनको देखते हैं। एग्जाम्स में पूछा जाता है, पीसीएस में पूछा जाता है, आरओ में भी पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, और सेकंड है कर्मयोग, थर्ड है ज्ञान योग और फोर्थ है राजयोग। इसमें जो है उनके द्वारा न्यूयॉर्क में दिए गए भाषणों का संकलन है राजयोग पुस्तक में। भक्ति योग भी इन्हीं का पुस्तक है। वेदांत फिलोसफी इस एन एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसॉफी, और 7 नंबर बुक है लिविंग एट द सोर्स, और वहीं है 8 वेदांत द वॉइस ऑफ फ्रीडम। ये इनकी पुस्तकें हैं। राजयोग पुस्तक जो है उसमें विवेकानंद ने वर्तमान भारत प्रेजेंट डे ऑफ इंडिया शीर्षक के साथ निबंध लिखा, जो कि उद्बोधन पत्रिका में 1899 माथुर प्रकाशित हुआ। वेदांत दर्शन के महान समर्थक थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के
माध्यम से पश्चिम में अद्वैत वेदांत का जो है वो प्रचार प्रसार किया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करने के लिए आ जाता है। आरओ में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इधर दिया गया है ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इधर राज है। तो डिब्रू साइसोवा हो गया, बी में है दिहांग दिबांग हो गया, सी में है नोकरेक हो गया, डी में हो गया पंचमढ़ी। तो ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें दिया गया है डी में, तो सब में है। नोकरेक जो हो जाएगा वो असम में है। और क्या कहते हैं B4 यानी कि दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और डिब्रू साइसोवा जो है ये नोकरेक मेघालय में है, नोकरेक मेघालय में है। और D2 यानी कि ये जो है मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है। दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू साइसोवा जो है वो असम में है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या डिटेल्स में देख लेते हैं। ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और इधर राज्य दिए गए हैं। डिब्रू साइसोवा जो है ये असम डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जनपद का भाग है। दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के सियांग एवं दिबांग घाटी का एक भाग है। नोकरेक जो है वो मेघालय या गारो पहाड़ियों का भाग है। और पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा जनपद का एक भाग है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो कथन यानी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसकी स्थापना जो है 2008 में की गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और फोर्थ ऑप्शन है भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के लिए भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, बट ये गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय दिल्ली नहीं है, ये बम्बई है। बम्बई इसका मुख्यालय है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इसकी स्थापना 2008 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के लिए भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के बुनियादी ढांचा प्रदान करना और भुगतान प्रणालियों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में माध्यम से खुदरा भुगतान प्रणालियों में नवाचार लाना, ये इसका उद्देश्य है। फिफ्थ नंबर साइंस से मेलाटोनिन हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है यह हार्मोन केवल रात में स्रावित होता है। सेकेंड है यह हार्मोन निद्रा एवं जागरण की क्रिया को नियंत्रित करता है। और थर्ड है यह हार्मोन फ्री रेडिकल से मुक्ति पाने में सहायक है। तो मेलाटोनिन ये जो है हार्मोन है, तो ये सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है। उपयुक्त में से सभी, इसीलिए कहते हैं रात में लाइट बंद करके नींद अच्छी आएगी। तो ये रात में ही स्रावित होता है ज़्यादा सोते टाइम। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में है भारत में PN भगवती को जनहित याचिका का प्रणेता माना जाता है। सेकंड में है भारत के किसी भी न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। और थर्ड है लोकहित में स्वहित से जुड़े मामले जनहित याचिका के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो फर्स्ट करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है
भारत के किसी भी न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो हाँ, किसी भी न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ दायर की जा सकती है। लेकिन थर्ड गलत हो जाएगा, नहीं, सेकंड भी गलत होगा। किसी भी न्यायालय में नहीं, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि फर्स्ट करेक्ट होगा, सेकंड में गलत होगा, ये भी रॉन्ग होगा। व्याख्या देखते हैं, डिटेल से देखते हैं इसकी। भारत में लोक हितवाद या जनहित याचिका का प्रणेता को पीएन भगवती को माना जाता है। जनहित याचिका के मामले में महर्षि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1990 केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट निर्णय दिया कि कोई भी जनहित याचिका लोक हित से जुड़ा होना चाहिए, ना कि स्वहित से। और जो है, जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, किसी भी न्यायालय में नहीं दायर की जा सकती, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। जनहित याचिका शब्द का जिक्र ना तो भारतीय संविधान में है, ना किसी विधान में है। ये संविधान में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है ये। 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना एवं राष्ट्रीय चरखा मिशन जैसी योजनाएं भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के प्रवर्तन में सहायक सिद्ध होती हैं? ऑप्शन में दिया गया आर्टिकल 43 यानी अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 42। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 43। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का जो है अनुच्छेद 43 राज्य से व्यक्तिगत सहकारी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा करता है। यह एक गांधीवादी सिद्धांत है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इस कार्य को संपन्न कराने का काम करता है। राष्ट्रीय चरखा मिशन जैसी योजनाएं भी इस उद्देश्य का जो है वो परावर्तन करती हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, यानी चयन कीजिए। इसमें भी वही है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर दिया गया है, मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच कराना है। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है A2, B1, C3, D4, यानी कि शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य, विश्व सांख्यिकी दिवस वो जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं जो है क्या कहते हैं, विश्व डाक दिवस, यानी कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। और वहीं विश्व मानसिक स्वास्थ्य वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नीचे दिए गए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। यानी कि एक में जो है वो असर्शन है, दूसरे में रीज़न है। तो फिर देखते हैं, असर्शन क्या कहता है, आर्द्र भूमियों को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। वहीं रीज़न क्या है, तो रीज़न में कहा गया आर्द्र भूमियाँ विस्तृत खाद्य जल का निर्माण करते हैं और एक समृद्ध खाद्य जाल एक समृद्ध जैव विविधता का सूचक है। तो ये सही असर्शन है, इसकी ये सही व्याख्या करता है। तो यानी कि ये और दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो है सार्वजनिक ऋण, करारोपण, खुले बाजार की अनुक्रियाएं, सार्वजनिक व्यय। तो ये हो जाएगा खुले बाजार की अनुक्रियाएं। खुले बाजार की अनुक्रियाएं जो है मौद्रिक नीति का उपकरण है। राजकोषीय नीति का निर्माण जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। इसे अंतर्गत सरकार अपनी आय व व्यय के संदर्भ में नीतियों का निर्माण करती है। और सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय व कारोबार, करारोपण का इत्यादि आते हैं। मौद्रिक नीति का निर्माण जो है वो भारतीय यानी फिस्कल पॉलिसी जो है
मौद्रिक नीति का निर्माण जो है वो भारतीय रिजर्व RBI द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट हो गया, संबंधित तरलता अनुपात हो गया, नगद आरक्षण पर, जिसे इंग्लिश में कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, ये आते हैं इसके अंतर्गत मौद्रिक नीति के। शिलिंग निशान स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस देश में प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है चीन, बी में है म्यांमार, सी में है कंबोडिया, डी में है वियतनाम। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चीन के लिए ये प्रसिद्ध है। शिलिंगशान स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र चीन में स्थित है। स्वर्ण उत्पादन में विश्व में चीन का जो है वो प्रथम स्थान है। 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में निवास करने वाली किस जनजाति में बहुपतित प्रथा का प्रचलित है? ऑप्शन में है टोडा, 2 में है कोन्याक, 3rd में है तारू और 4th में है जौनसारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये जो है RO PCS में ट्राइब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी के ट्राइब हो, चाहे वो इंडिया का ट्राइब हो, चाहे वर्ल्ड का ट्राइब हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा टोडा और जौनसारी, यानी 1st and 4th भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोडा व जौनसारी जनजाति बहुपतित प्रथा प्रचलित है। टोडा तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ियों में निवास करने वाले द्रविड़ नृजातीय समूह हैं। और देख लेते हैं ट्राइब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं है, जानकारी देख लेते हैं ट्राइब से रिलेटेड जो आने वाले एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं। तो मिज़ोरम से कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? तो लुशाई, कुकी, गारो, खासी, जयंती और मिकिर। और वहीं नागालैंड में जो है नागा, कुकी, मिकिर और गारो। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया। सिक्किम में जो है लेप्चा, भूटिया, लिम्बू और तवांग पाए जाते हैं। वहीं त्रिपुरा में चाकमा, गारो, खासी, कुकी, लुसाई, लियांग और संथाल। अरुणाचल प्रदेश में दमला, खमपटी और सिंगोको पाए जाते हैं। असम में बोरो, कछारी, मिकिर, कहबी, लालुंग और हाजोंग पाए जाते हैं। मणिपुर में जो है मिटीस, पंगल, नागा जनजातियाँ और कुकी पाए जाते हैं। मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ पाई जाती हैं। ये पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं इसी नेम से, गारो, खासी, जयंतियाँ। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रेटो, मिलान, मैनचेस्टर, डुंडी। तो यानी A का 3 हो जाएगा। ऊनी वस्त्र के लिए प्रेटो जो है वो ऊनी वस्त्र के लिए है, प्रसिद्ध उद्योग है, वस्त्र उद्योग है। और वहीं जो है मिलान जो है वो रेशम के लिए है। और वहीं मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं डुंडी जो है वो जूट वस्त्र के लिए। प्रेटो जो है वो इटली में ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है। और मिलान जो है वो इटली का रेशम वस्त्र उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। और मिलान जो है इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। डुंडी जो है वो स्कॉटलैंड में है, जूट वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। 14 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विलियम फिश इंग्लैंड, यानी कि इधर जो है वो ट्रैवलर है, इधर जो है कंट्री है जो जहाँ से रिलेट करते हैं। तो विलियम फिश इंग्लैंड से आया था। पीटर मुंडी डच था। निकोलो मनुची जो था वो इतावली था। ट्रेवनियर जो था वो फ्रांसीसी था। एग्जाम्स में कभी पूछ लिया जाता है, कभी ये भी पूछ लिया जाता है किसके शासनकाल में आया था। तो विलियम फिश जो है वो इंग्लैंड से जहांगीर के शासनकाल में आया था। पीटर मुंडी अंग्रेज था, शाहजहां के शासनकाल में आया था। निकोलो मनुची जो था वो इतावली था, शाहजहां के उसमें आया था। और ट्रेवनियर फ्रांसीसी था, वो भी शाहजहां के ही उसमें आया था शासनकाल में। 15 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों के उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट में है जीवी मावलंकर, फिर है PM सेकंड PM संगमा और 3rd में है मीरा कुमार, 4th में है सोमनाथ चटर्जी। तो उसमें पहले जो है जीवी मावलंकर थे, फिर PM संगमा, फिर मीरा कुमार, फिर सोमनाथ चटर्जी। जीवी मावलंकर, PM संगमा, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, ये इसका सही आंसर है। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक जो है वो 13 मई को 1952 को हुई थी।
15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे तथा वो अपनी मृत्यु से 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। वे प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहली लोकसभा के शीर्ष कार्यकाल में MN अधसैन्यम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। PN संगमा जो है वो वर्ष 1996 में लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे PN संगमा। और 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष में मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। यह भी क्वेश्चन आता है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार हैं, 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।